नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कहा कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। दरअसल ओबामा ने उस सच्चाई पर से पर्दा उठाया जिसके बारे में भारत हमेशा दुनिया को बताता रहा। तो क्या माना जाए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ आईना दिखाया है या फिर इशारों इशारों में नसीहत भी दे डाली? लगता तो यही है कि ओबामा ने जाते जाते पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है। जाहिर सी बात है, ओबामा की इस टिप्पणी से भारत के भी दावे को बल मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि भारत ओबामा की इस नसीहत के बाद भी पाकिस्तान के साथ वार्ता जारी रखेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को करेगा बेनकाब। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस दावे के बाद कि पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता रहा है, पाकिस्तान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ भारत के लिए भी ओबामा के इस बयान के बाद रास्ता आसान हो गया है कि पाक की करतूत को बेनकाब करे। लेकिन भारत की वर्तमान सरकार ऐसा करेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में पाकिस्तान पर तल्ख टिप्पणी की है। वैसे तो ओबामा ने अपनी स्पीच में अमेरिका के अंदरूनी हालात से लेकर दुनिया की तमाम समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा की, लेकिन पाकिस्तान को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की वो न सिर्फ पाकिस्तान को दी गई एक नसीहत है, बल्कि इस बात को भी साबित करती दिखाई दे रही है कि वाकई पाकिस्तान में आतंकवाद को सबसे ज्यादा महफूज स्थान मिला हुआ है। क्योंकि ओबामा के मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ओबामा को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बड़े मजे में पलता और बढ़ता है, तो फिर आखिर क्यों इस मुद्दे पर अमेरिका आंख मूंदे बैठा रहा? वैसे भी पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद का शिकार भले ही खुद पाकिस्तान रहा हो, जैसा कि पाक शासकों की तरफ दावा किया जाता रहा है, लेकिन भारत ने भी इस दंश को कम नहीं झेला। ताजा उदाहरण पठानकोट है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि पाक आतंकवाद ने सबसे ज्यादा डंक भारत को मारा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया भारत के सामने अनसुलझी पहेली की तरह भी लगता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार रहा और वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संजीदा है, तो भारत के मामले में क्यों पल्ला झाड़ लेता है और इसे भारत के शासक समझने में हमेशा भूल कर जाते हैं। ओबामा की स्पीच पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भी काफी है, और अगर वाकई पाकिस्तान ने आईने में खुद को देख लिया तो उसका अपना असली चेहरा दिखाई देगा। और अगर सच में पाकिस्तान ने अपने चेहरे पर आतंकवाद का दाग देखकर उसका इलाज ईमानदारी के साथ किया, तो न सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने की ठोस पहल की शुरुआत हो सकेगी, बल्कि भारत के साथ बातचीत के सहारे दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती भी आएगी। और यही तो भारत का भी कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ओबामा ने जो कहा उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके के वक्तव्यों से किस तरीके से दबाव पाकिस्तान पर बनता है और भारत के संदर्भ में ये सभी परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही है, इसे लेकर बातचीत होगी हमारे पैनल के साथ। हमारे पैनल में मौजूद हैं आनंद साहू जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बीजेपी से हैं। इसी के साथ मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ जेडीयू से हैं। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इरफान रसूल जी के चैनल 1 न्यूज से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ सहयोगी हैं। वो कई ऐसे मसलों पर जानते हैं कि आखिर में क्या कहना है, किस तरीके से चीजें हुई हैं, इसके बारे में बारीक जानकारी रखते हैं। अंजर बाली भी हमारे साथ हैं चैनल 1 न्यूज से, और इसी के साथ इरफान शेख हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आनंद साहू जी, मेरा आपसे ही सवाल है, अभी क्या स्टेटस है? बीजेपी या एनडीए सरकार का क्या मूड है, बातचीत का है या नहीं है, ये पहले आप हमें बताएं। और इसी के साथ ये भी बताएं कि आज ओबामा ने जो टिप्पणी की है कि वाकई में पनाहगाह है पाकिस्तान, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के बाद ये मुमकिन हुआ है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेज पे आप लोग एक ओपिनियन बिल्ड करने में कामयाब हुए? निश्चित रूप से वंदना जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, दुनिया भर के देशों में आतंकवादियों के लिए अब कोई जगह नहीं रह गया। और पाकिस्तान के यहाँ से जो संचालित जो संगठन है, जैसे मोहम्मद है, चाहे आप लश्कर ए तोयबा है, चाहे अन्य और संगठन हैं, उन सबको समय समय पर एक तरह से दुनिया के जो संस्थाएं हैं
उन्होंने बैन कर रखा है, बंदिश कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है, उनके आईएसआई है या सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनको एक स्थान जो है, एक शेल्टर जो है देते रहती है, संरक्षण देते रहती है, जिसको आज बराक ओबामा साहब ने स्वीकार कर लिया है। और इस बात को सबूत के तौर पर एक हम मान सकते हैं कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, एक सबसे बड़े राष्ट्र के अध्यक्ष जो दुनिया भर में एक पैगाम देते हैं, वो भी यह कहने के लिए उनको भी मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को बताया गया था कि अब मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी, और उनको हम लोग कहेंगे कि वो एक दोनों राष्ट्रों के बीच में एक सौहार्द भाव बने, व्यवहार बने। और इसके लिए उन्होंने अचानक ये भी एक कूटनीति था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अचानक वहां जा करके और रिश्ता को और गर्मजोशी के साथ आनंद जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जो ओबामा ने कहा, आपको लगता है कि वो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का कमाल है, ये चमत्कार है कि मोदी जी इसको एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रहे? क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान पर ऐसी ना तो कोई टिप्पणी की जो इतनी ही डायरेक्ट हो कि सीधे कह दिया हो कि ये स्वर्ग है उन लोगों के लिए जो आतंकवाद फैलाते हैं। बंदना जी, दो तरह से आप देखिए, पहला तो ये था कि एक हम लोग आपसी बातचीत रखें, और दूसरा इंगेज करें। इंगेज करने के तरफ में एक कदम, एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा देश अमेरिका ने, जो खुद वेपन देते हैं, उनको पैसे देते रहते हैं और तमाम सहयोग करने के बाद आज उनको, पहले एक और भी खास बात है कि बराक ओबामा यहाँ 2-3 बार आ चुके भारत में, लेकिन वो वही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत अमेरिका के जो दोबारा पाकिस्तान होके वापस अमेरिका नहीं गए। नहीं तो पहले का अगर इतिहास को देखेंगे तो जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, he went to Pakistan back and then he went to America। मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में एंट्री ली तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों विजिट करके ही वापस जाएंगे। और ये उनका अब एक F-16 का जो लड़ाकू विमान जो देना था, वो भी उन्होंने स्टॉप किया हुआ है। और इस तरह से अब एक और डील जो अभी जैसे श्रीलंका में पाकिस्तान का होने वाला था, उनका भी एक प्लेन को वहां खरीद रही थी श्रीलंका, लेकिन उसको भी स्टॉप किया। ये जो एक कूटनीति है, मुझे लगता है ये भारत की जो सरकार है अभी वर्तमान में, निश्चित रूप से आपको लगता है कि वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव के कारण बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे आनंद साहब जी। इस बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है कि आखिरकार मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर औपचारिक बात नहीं की गई, लेकिन अजहर जो है उसे हिरासत में लिया गया कि पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कार्रवाई की जो बात होती रही, उसके बाद अब अजहर और उसके साथ उसके भाई, कुछ और सहयोगी और सदस्यों को भी गिरफ्तार करने की बात जो कि वो सामने आ रही है। इस पर अब मेरा सवाल आपसे है मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है ये सब चीजें जो हो रही है पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये मुमकिन हुई है सिर्फ भारत सरकार के प्रयास के बाद, या आपको लगता है कि नहीं, ये इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा है कि ये तो होना ही था, पाकिस्तान नहीं करता तो उसके लिए मुसीबत होती? नहीं, जो आज पूरे दुनिया में एक माहौल जो बना है, ये कोई मतलब एक देखा जाए हर देश जो है इससे पीड़ित हुआ है जिसका कारण है कि इंटरनेशनल मतलब जो पटल पर जो है उसका एक छवि जो है इस टाइप से बनते जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में एक तरह से देखा जाए कि उग्र लोगों की जो प्रवृत्तियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हर देश उससे प्रभावित होते जा रही है। इसका कारण है आज जो है पाकिस्तान वगैरह में जो माहौल तैयार हो रहा है, यानी वहाँ भी जो है इतना प्रेशर बन गया है कि वैसे लोगों को थोड़ा ग्रिपिंग किया जा रहा है। तो आप इसमें भारत सरकार को कोई इनिशिएटिव नहीं देना चाह रहे हैं? भारत सरकार की देखिए इस तरीका का माहौल में भारत सरकार तो पहले से थी, ऐसी बातें नहीं है। आज जो जितना झेला है देश भारत, इतना किसी देश में इस तरीका की भावनाएं पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आज जो है पूरे विश्व प्रभावित हुआ है। ये पूरी दुनिया में एक माहौल इस टाइप का बना है आतंक के खिलाफ। आतंक का खिलाफ ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब तमाम देश जो है इससे प्रभावित हुई है। तो आपको लग रहा है कि भारत ही नहीं बाकी मुल्क भी इससे प्रभावित है और शायद इसी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि अब पाकिस्तान मजबूरी में ये कार्रवाई कर रहा है, और किस हद तक करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ इरफान रसूल साहब हैं। इरफान साहब, आपको क्या लगता है, इस पर क्या नजरिया आपका, जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है और पाकिस्तान ने जो फौरन ये चीजें की है, उन्हें लेकर आपका क्या लगता है?
देखिए, तीसरी ताकत इसमें कौन होती है? अमेरिका की बात अगर की जाए तो अमेरिका यह तय करने वाला कौन होता है? आनंद साहू जी ने जिस बात पर कहा कि ओबामा अगर भारत आए तो पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि उनको सऊदी अरबिया का दौरा करना था और वहां के शाह जो है उनके कैंडोलेंस में उनको जाना था, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। इसको बहुत अच्छा कदम हम नहीं मान सकते। अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर लड़ाकर या अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बयान देकर अपनी पॉलिसी बनाना चाहता है और अपने हथियारों को बेचना चाहता है, तो हम इससे बहुत ज्यादा खुश न हों, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। ये जरूर है कि हमारे देश की अपनी सरहदें बहुत मजबूत हैं, लेकिन अक्सर पाकिस्तान जब नापाक कदम उठाता है हमारे मुल्क के लिए, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि हमारी सरहदें जो हैं उनकी हिफाजत क्या है और कौन लोग हिंदुस्तान में पाकिस्तान की पुष्टपनाही करते हैं। अगर कहीं पठानकोट पर हमला हुआ तो मकामी कौन से ऐसे लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस बात का जायजा लेना, क्योंकि हम अक्सर हम पर हमला होता है और हम ये तय नहीं कर पाते कि यहां कौन शामिल है उन चीजों में। बेनकाब करना उन लोगों को बहुत जरूरी है। हम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएंगे और पाकिस्तान से कहेंगे, लेकिन हमें अपनी दीवारों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पठानकोट के इस हमले में मकामी लोग यानी लोकल लोग भी शामिल जरूर होंगे, जिन पर अब बात शुरू हुई है, लेकिन देर से शुरू हुई है। तभी हम जड़ तक पहुंच पाएंगे, तभी शायद हम पाबंदी लगा पाएंगे, तभी शायद हम कामयाब हो पाएंगे। अंजर बारी जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो इरफान साहब कह रहे हैं इस बात? देखिए, जहां तक के बात अमेरिका की जाए और खासतौर से ये जो तमाम बातें आई हैं और आखिरी जो भाषण था ओबामा साहब का, कई चीजें इसमें हैं बड़ा गौर करने वाली हैं। चूंकि इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और जहां तक कि जिस पार्टी से ताल्लुक है मिस्टर ओबामा का, वो फिलहाल अब तक जो नेट टू नेट फाइट का मसला बना हुआ था, वो फिलहाल थोड़ा सा जो है उनकी पार्टी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक खबर इस तरह की भी सामने आई थी कि ओबामा साहब एक सभा के दौरान रो पड़े थे, आंसू निकल आए थे, जिसपे कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने जो है एक तरह से ये आंसू जो उनके थे वो ओरिजिनल आंसू नहीं थे। तो अमेरिका की खासतौर से जो पॉलिसी है वो अपने बारे में सोचते हैं, उनको दूसरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक के बात बारी साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ओबामा अपनी पॉलिटिक्स को वहां पे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 टर्म ऑलरेडी वो वहां रह चुके हैं, तो अब शायद तीसरे टर्म को लेकर वो उतने श्योर नहीं है। तो अब एक बड़ा वोट बैंक उनके यहाँ भारतीयों का भी है। आप ये देखिए ना कि वहां पर जिस तरीके से ट्रंप उनकी पार्टी के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिस्टर ट्रंप को मिल रही है, जो कि उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, आप उनको देखिए। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आज ओबामा साहब को ये बातें याद आ रही हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकवादी पनाह लेते हैं, उन्हें पूरी तरह से संरक्षण मिलता है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ISIS को भी तबाह कर देंगे। नहीं, आप ये देखिए ना, ये कोई पहला मौका नहीं। आप कहते हैं कि हम ISIS को तबाह कर देंगे, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब तुर्की के अंदर एक बैठक चल रही थी, G20 सम्मेलन जो चल रहा था, उसमें आपको याद होगा कि किस तरीके से रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, मिस्टर पुतिन ने साफ तौर पे ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ISIS को सपोर्ट करते हैं। तो खासतौर से अमेरिका की जो नीति है वो हमेशा से दोहरी नीति रही है, जो अपने फायदे के लिए है। यहाँ पर अगर भारत और पाकिस्तान या इस पूरे रीजन के अंदर किसी तरह से तनाव बढ़ता है तो सीधा फायदा अमेरिका का होता है। यही वजह है कि अमेरिका अपने तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए। आनंद साहब जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी जिसमें किसी को भी आपत्ति होना चाहिए। अगर आप एक ही बताइए, भारत के यहाँ भारत देश में अगर कोई आतंकवादी संगठन हो और उसके खिलाफ अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते, इसमें आप भारत को अमेरिका कैसे तय करेगा आतंकवाद क्या है? अमेरिका आतंकवाद को परिभाषित कैसे करेगा? अमेरिका आतंकवाद को डिफाइन नहीं कर सकता। सुन लीजिए आनंद जी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी कह रहे हैं कि हमने ये घटना अंजाम दे दिया, वहाँ चिल्ला चिल्ला के आतंकवादी संगठन, सुन लीजिए ना, जांच करनी होगी। अरे वहाँ के संगठन खुद कह रहे हैं, के आतंकवादी खुद कह रहे हैं कि हमने एक घटना को अंजाम दे दिया। कोई कह रहा है हमने इसको और अंजाम बड़ा देना था, लेकिन छोटा में निपट गया। तो उसमें
उसमें वहाँ के लोग क्या करेंगे और आपको क्यों आपत्ति है? नहीं, हमें आपत्ति कोई नहीं है। सवाल ये अमेरिका जो कह रहा है आप इस पे बहुत खुश हैं, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें देखना पड़ेगा आनंद जी, इरफान रसूल ये कह रहे हैं, इरफान रसूल ये कह रहे हैं कि इस बात से आपत्ति नहीं है कि ओबामा, इस बात से आपत्ति नहीं है कि ओबामा क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिका तय करेगा, इस पर हम जिंदा रहे। बारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं। सवाल है इरफान साहब सुन लेते आनंद जी जी मेरी बात पूरी करने कहिए दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कहिए कि अमेरिका या चाइना या पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी देश में जी। आतंकवादी है, उसका कोई मजहब नहीं है, ये ठीक है, लेकिन यही अमेरिका समझ में आ रहा है। सवाल ये आज क्यों समझ में आ रहा है ये चीज? सुन लीजिए, हमको नहीं समझ में, हमको तो पहले समझ में आया, अमेरिका को अब समझ में आ रहा है। अमेरिका ने पहला एक राष्ट्र है जिसने कहा कि इस्लामिक टेररिज्म, उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये अलकायदा और इन ये लोगों का वो घटना तय हुआ, नहीं करेंगे इस्लामिक टेररिज्म क्या है, उन्हें पता नहीं टेररिज्म क्या है, आतंकवाद का, ये वो तय नहीं करेंगे। दोनों मित्रों को इस्लाम अमन का पैगाम देता है। नहीं बोला था, आप बोलिए, आप कह रहे हैं आप सरकार की पुष्टपनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया। आप कहिएगा आनंद साहू जी आप जो रख रहे हैं, एक सेकंड बारी जी, मुझे लगता है आनंद साहू जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओबामा अब करें, पहले किया या नहीं किया उससे मसला नहीं है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी ऐसा राजनेता अगर आतंक के खिलाफ कुछ कहता है तो ठीक है, जायज है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं आनंद साहू जी, ये किया किसने, फैलाया किसने, ISIS दिन किसकी है, ये आतंकवादी हैं किसके, इराक को उन्होंने पैदा किया, ईरान को उन्होंने पैदा किया, तारीफ ये नहीं सारा कर पैदा अमेरिका ने किया है। जो इसकी जड़ है। इरफान रसूल कह रहे हैं आप उसकी तारीफ ना करें जो इसकी जड़ है, इसलिए ओबामा के इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। बारी साहब ये कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। मेरा ये कहना है बंदा जी, मेरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब आतंकवाद की अब तक परिभाषा क्लियर नहीं है जी, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका तय नहीं करेगा आतंकवाद क्या है, दुनिया का आतंकवाद जो है वो अमेरिका तय नहीं करेगा, वो डिफाइन नहीं करेगा। वो है कौन डिफाइन, वो यूएनओ नहीं है, उसने इराक को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया। जी आपके पास भी आऊंगी, इरफान साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच में इरफान शेख हमारे साथ हैं। इरफान शेख, आपको क्या लगता है, तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने के। आनंद साहू ये कह रहे हैं कि कोई भी कहे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो आतंक के खिलाफ है। बारी साहब ये कहते हैं कि अगर अमेरिका जो कर रहा है वो डबल स्टैंडर्ड है, कभी ये कुछ कहते हैं कभी ये कुछ कहते हैं, तो बहुत ज्यादा इनकी बातों से हमें उछलने की जरूरत नहीं है। इरफान रसूल साहब एक बिल्कुल अलग एंगल पे है, वो कहते हैं कि आप अमेरिका की बात का आप उसे एंटरटेन भी मत कीजिए, क्योंकि ये तो दो पड़ोसियों का मसला है और इसी पड़ोसी के साथ आपको जैसे तैसे बातचीत से या किसी दूसरे विकल्प से मसला सुलझाना होगा, तो आप बिल्कुल अमेरिका की चीजों पर बहुत ज्यादा हमें उछलने की या खुद को उत्साहित महसूस कराने की जरूरत नहीं है। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, या आपको लगता है कि तीनों में से कौन सी जो स्थिति है वो ज्यादा परफेक्शन के करीब है या ज्यादा बेहतरी आपकी नजर में लगती है? देखिए, मैं एज अ थर्ड पर्सन इस पूरी चीज़ को पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि एक तो इरफान रसूल साहब ने जो बातें कही कि इट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जी, ये बहुत ही हक की बात है। दो पड़ोसी है, वो आपस में उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा, वो पूरा ओशन को क्रॉस करके उतने दूर से आके क्या बताएगा क्या सही है और क्या गलत, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका का रूट्स क्या है, अमेरिका किस चीज पे पनप रहा है आज की डेट में। पूरे दुनिया में जो हथियार सप्लाई होता है, वेपन्स, उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर अमेरिका है। तो जो भी वेपन बनता है, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो, चाहे किसी भी तरह का RDX हो या डायनामाइट हो, उससे पेस्ट्री या केक तो नहीं बन सकता, उसके स्कूल के बच्चों के पेट तो नहीं भरेगी, उससे दूध नहीं बनता, उससे दवाइयां नहीं बनती, उससे कोई राहत नहीं मिलता, उसके स्कूल नहीं बनते। बॉम्ब इज ऑलवेज यूज्ड टू किल। तो इसलिए पता नहीं ओबामा ये क्या कह रहे हैं। कुछ दिन पहले खुद ओबामा ने कहा कि जो वेपन फैक्ट्री चल रही है हमारे यहाँ पे, प्लीज। तो सबसे बड़ी बात है ये कहना कि जो फाइनेंस जो जा रहा है, क्योंकि भाई कोई तंबाकू की खेती नहीं होती है मजहर साहब के, मसूद अजहर साहब के, तो वो पैसा कहां से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी ऑपरेशन को, छोटा सा कोई फंक्शन भी आप करें, उसमें लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, तो इतना ज्यादा लोग। दूसरी बात ISIS की बात होती है, ISIS की, कि वो इस्लामिक टेररिज्म सबसे पहले तो रद्द किया जाए। ये जो मीडिया को ये समझने की जरूरत है कि किसी वो कोई मजहब नहीं होता है जो इनोसेंट को मारते हैं, तो इसलिए इस्लामिक टेररिज्म कहना ही अपने आप में, क्योंकि द मोमेंट यू से इस्लामिक टेररिज्म
जितने भी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जी। हैं, वो जितने भी यूथ है, वो इमीडिएटली बॉयकॉट हो जाते हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो एम्प्टी पॉकेट में गुड होल्स्टर, एक खाली जेब में रिवॉल्वर बहुत आसानी से रखा जाता है। तो आपका ये कैंपेन ही मजबूर कर रहा है टेररिस्ट को पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बात कहना खत्म करें, क्योंकि जो जो लड़ रहे हैं या जो नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, बहुत सारे जो ग्राहम स्टेन्स को मारा था जी, वो उनके गाड़ी पे आग लगा दिया गया था, वो तो इस्लाम नहीं फॉलो करते थे। वो तो क्या फॉलो करते थे आप बेहतर जानते हैं। तो क्या हम हिंदू टेररिज्म कह दें? तो ये हिंदू मुस्लिम या सिख या कोई टेररिस्ट कहना ही गलत बात होगा। तो सबसे पहले टेररिज्म क्या है, जैसे अजहर भाई ने इस बात को कही, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टेररिज्म। नहीं, जहां तक मुझे समझ आता है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो भी चीज ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है वो टेरर है। सवाल ये है कि इंसानियत के खिलाफ कुछ भी है वो टेरर है। सवाल ये, अफगानिस्तान में बम गिराए अमेरिका ने, वो ह्यूमैनिटी है। इराक में बम गिराए, वो ह्यूमैनिटी है। अमेरिका ने जहां बम गिराए उसको आप जस्टिफाई करेंगे, ये भी तय करना होगा। तो इन ह्यूमन टेरर, तो टेरर अमेरिका ने फैलाने की जो कोशिश की, उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते? नहीं, इरफान रसूल एक बात बार बार कह रहे, इरफान रसूल एक बात बार बार कह रहे कि जो दो कंट्रीज है या पड़ोसी मुल्क का जो मसला है उसमें आप अमेरिका को ना घुसाएं। लेकिन सर, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से ये समझना है कि ये ऐसा मसला तो है नहीं जो दो मुल्कों के बीच सीमित है। अगर कोई भी विश्व के दो देश, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को छोड़कर आप किसी भी दो देश की बात करें जहां की सीमाएं आपस में मिलती है और वो आपस में लगातार इस तरीके की हरकतें या वारदातें वहां हो रही हो और उस पर अंतरराष्ट्रीय खलल ना हो, फिर यूएन किस लिए है? या जो वर्ल्ड पावर्स की हम चर्चा करते हैं वो किस लिए है? फिर वर्ल्ड पीस का मकसद क्या है? मैं ये कहना चाह रही हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद के मसले पर सामूहिक, जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड में एक ओपिनियन धीरे धीरे बिल्टअप होता जा रहा है। आप करेगा ये? जी, वही हम जिक्र करें, वही जो आनंद साहू जी कह रहे हैं। आप किससे उम्मीद कर रही हैं? आपका इशारा यूएनओ की तरफ है। जब अफगानिस्तान, इराक, ईरान पर बमबारी हो रही थी तो यूएनओ कहां था? यूएनओ ने आवाज दी, वही दुनिया का मुल्क बोला, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को तबाह कर दिया। आपकी बात जो बारी नहीं कह रहे हैं तोड़ दिए गए। यूएनओ की बात आप कर रही हैं। आप दोनों की बात 100% सही है। कभी मैं कह रही हूं आप दोनों की बात 100% सही है कि उन चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हक है, अगर हक मानना पड़ेगा। आनंद साहू जी, इसको कबूल कीजिए, इसको मानिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको ना हरगिज नहीं, टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करते, ना टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन तय करना होगा, आपकी पार्टी की सरकार है, तय करना होगा। तो जिस तरीके से हमारे पैनल में बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है, एक पक्ष जिसे लगता है कि रसूल साहब अफगानिस्तान से पाक होकर प्रधानमंत्री भारत आए। कैसी बात कर रहे हैं? इरफान रसूल, आनंद जी आप मेरी बात सुने। आनंद जी अफगानिस्तान से बारी साहब आप भी सुने। कुल मिलाकर जो मिथिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपकी बात सुनूंगी, लेकिन इससे बीच आपको बता दूं, आपकी सेफ्टी इस मुल्क का सवाल है, इस मुल्क का सवाल है, इस देश का सवाल है। देश का सवाल है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो उल्टा और बात कर रहे हैं पाकिस्तान। ना आप समझ नहीं रहे, आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस आनंद बात साहब, को। जो पक्ष आप लोग रख रहे हैं इन पर खुलकर और बड़े विस्तार से चर्चा हो रही है और इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं और जब लौटेंगे तो फिर जानने की कोशिश करेंगे कि जो बात इरफान रसूल और अजहर बारी साहब जो बार बार कह रहे थे और आनंद साहू जिस बात को काउंटर कर रहे हैं, उसके बीच का सच क्या है। क्योंकि ये बहुत मामूली नहीं, ये बहुत संजीदा मसला है। इसे हल करना होगा चर्चा से, बातचीत से, या जैसे भी समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जब भारत पाक के बीच हो तो वो आतंकवाद है, लेकिन जब यूरोपीय देश एक दूसरे के खिलाफ उसे करे तो वो उनकी रणनीति बन जाती है। ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है? इनको लेकर होगी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन, जहां चर्चा हो रही है उस वक्तव्य पर जो ओबामा ने दिया, लेकिन उस चर्चा में काफी कुछ और पहलू हुए जो निकलकर सामने आए हैं, जिन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारा पैनल लगातार इस मसले पर अपने विचार रख रहा है। आनंद साहू साहब बीजेपी से लगातार हमारे साथ हैं, इरफान शेख हमारे साथ हैं, चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर, इरफान रसूल साहब हमारे साथ हैं, अंजर बारी जी हमारे साथ हैं और मिथिलेश प्रसाद जी जेडीयू से लगातार हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, अब तक की चर्चा में आपने सुना कि हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल, एक अलग तरीका के, एक अलग नजरिया के इस मसले को देखने का। आप क्या सोचते हैं, भारत की नीति और अमेरिका ने जो कहा वो क्या एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही हवाई बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया, तालियां पीटने की बात है, अगर ओबामा ऐसा कुछ कहते हैं ये हमारे सरकार का क्रेडिट है, ये बहुत बड़ा काम कर दिया हमने कि आखिरकार अब ओबामा ने भी माना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, पूरे दुनिया में जिस टाइप से आतंक सा माहौल बना है, उसके लिए हर देश जो है इस पर गहन चिंतन कर रही है। आज ओबामा साहब अगर कुछ बोले हैं जी तो बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर पीछे उनकी जो अमेरिका की नीतियां रही है, आप देखें जैसे रसा को जो है डिवाइड करने की जो चर्चाएं जो आई, चेचनिया वगैरह का जो आप पीछे और थोड़ा जाएं तो ऐसा लगता है कि अमेरिका की भी जो नीतियां थी वो पहले खुला स्पष्ट नहीं था, और कहीं से बीज बोने का काम आप देखें, थोड़ा सा और पीछे चले तो बीज बोने का काम, दादागिरी एक तरह से पूरी दुनिया में अपना जो है आधिपत्य करने का काम, वर्चस्व कायम करने का ये जो है सेहरा अमेरिका का शुरू से रहा है। आज कहीं न कहीं जो है जी, आज उसे भी थोड़ा सा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ध्वस्त होना या ओसामा बिन लादेन वगैरह की जो आप इन बातों पर देखें जी जी जी, तो आज कहीं न कहीं थोड़ा सा उनको भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ये बात को आप समझिए। तो मतलब आप मानते हैं कि अमेरिका का रवैया अब आखिरकार इस पर बदला है? बेशक ऐसा हुआ हो कि उसने कांटे बोए और वही कांटे जब खुद को चुभने लगे तो अमेरिका ने सोचा अब जरूरी है कि इन कांटों को जड़ से माहौल बदला है। हाँ, तो मतलब समय के अनुसार अगर वो नहीं बदलेंगे तो फिर वो विलीन हो जाएंगे। जी, मैं आज जो है जी थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। आज पूरे दुनिया पर इस तरह का साया जो है मंडराने लगा है जी, तो सबको चिंता होने लगी है और सब जो है इस पर पहल करना शुरू किए हैं जी। और कोई धर्म विशेष की बातें करना ज्यादा गड़बड़ है। धर्म पर हम आधारित किसी तरह की बात करते वो गलत है। हम सीधा जो तंत्र है जो आज पूरे नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं है, ये दुनिया जानती है, क्योंकि आईएसआईएस जिन्हें मार रहा है वो इस्लाम को जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी मार रहा है। पाकिस्तान में जो मुस्लिम है उन पर भी आतंकी अटैक होते हैं। हाँ। तो आतंक का कोई धर्म कोई धर्म नहीं, कोई धर्म से अगर कोई जोड़ करके इस पर जो है चर्चा करते हैं। नहीं, धर्म बिल्कुल अलग मसला, हम नहीं चाहते इस चर्चा में उसे शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके नेता को शायद लगता है कि आतंकवाद का धर्म होता है, कलर होता है, जो पहले जिक्र कर रहे थे हमारे आनंद साहब। लेकिन आपको वंदना एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली अमेरिका ने कहा था, सिर्फ यहाँ पर ये एक उनका स्टेटमेंट आया है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो उसके आगे बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट ओबामा ने की हैं। उन्होंने अपने सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो तमाम की तमाम, खासतौर से अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। पूरी एक डिटेल उन्होंने उसमें जो है रखी है। कहीं ना कहीं उनके सामने ये एक तरह से कहा जा सकता है कि उजागर हो गई है पूरी तरह से कि उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनका ये आखिरी भाषण था, और जिस तरह की पोजीशन इस वक्त बनी हुई है और खासतौर से नेट टू नेट फाइट, और कहीं ना कहीं ये भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इस तरह का इशारा मिल रहा है कि ट्रंप थोड़ा सा भारी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ओबामा जो है इस तरह की पॉलिसी और इस तरह के बोल करके बारी साहब जैसा आप कह रहे हैं उससे फिर ये लग रहा है कि ये जो उन्होंने एक बात कही है आतंक के खिलाफ, या कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हेवन बन गया आतंक के लिए, या आईएसआईएस को तबाह कर देंगे, ये वो असल में भारत या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, वो अपने इंटरेस्ट में बात, अमेरिका हमेशा वो एक इमोशनल अपील कहे या आप जो भी कहे कि देश में इस वक्त, देश क्या, मुझे लगता है विश्व मंच पर इस वक्त सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा यही है कि किसी भी तरीके से आतंक को
आईएसआईएस को सपोर्ट कौन करता है आज भी? इस मुद्दे ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है, ढूंढ के मार ये दिया। ज्वलंत आपको मुद्दा नहीं है। बगदादी इस मिलता। मुद्दे को तैयार बगदादी किसने किया, जिसने पूरी सपोर्ट दुनिया किसने में किया, टेरर प्लानिंग फैला किसने है, की, वो उसको प्लॉटिंग जो है किसने उसका की। लेकिन इरफान साहब, दुनिया आपको आज नहीं लगता जैसा मिथिलेश जी कह रहे हैं कि ठीक है, पैदा किया? दुनिया हाँ। आज अमेरिका को कहे कैसे, अमेरिका को कह कौन सकता है, जी। लेकिन सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे मुल्क को बचाना है। तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, बिल्कुल। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसमें ओबामा कौन होते हैं बोलने वाले, हमें तय करना होगा, हमें अपनी सरहदों को मजबूत करना होगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल मैं फिर वही कहूंगा, गुफ्तगू हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले। अगर हमारी बातचीत हो रही, हमारी मुलाकात हो रही है तो अमेरिका को क्या दिक्कत है? अगर हम मसला हल कर सकते हैं तो अमेरिका जज नहीं है, अमेरिका नहीं तय करेगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि अमेरिका टेरर को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका खुद उसमें शामिल है। आनंद साहू जी इस पर कुछ कहना चाह बहुत रहे अच्छा अभी इरफान जी ने कहा कि अमेरिका जो है उनका इतिहास में ऐसा रहा है कि कुछ आतंकवादी पैदा किया उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इरफान नहीं कह रहे, इतिहास जो है वो गवाह है, ऐसा ये गवाह है इतिहास। तो मेरा ये कहना है कि आज कम से कम जो पेरिस की घटना है, चाहे दुनिया भर में, आप एक देखिए कि एक पैसेंजर जहाज को मार दिया वहां पर, मलेशियन एयरलाइंस की जहाज को, और इस तरह की जो घटना है ये तमाम देश, दुनिया के देशों को झकझोर दिया है। और यही कारण है, मुझे लगता है कि ये चुनाव और ये सारा चीज, इससे ऊपर उठ के हम लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम मान लीजिए अभी आनंद साहू जी, मसला ये है कि क्या वो भारत के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं या अपने इंटरेस्ट देखिए, में बात कर रहे भारत का और पाकिस्तान का इंटरेस्ट का सवाल नहीं है यहाँ। मुझे लगता है आतंकवादी कोई भी हो जी, उसके खिलाफ दुनिया को एकजुट आज नहीं तो कल होना ही चाहिए और होना पड़ेगा। और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक मिनट सुन लीजिए, आनंद साहू, एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोला। नहीं, आप क्या बोलेंगे? आप बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? आप क्या बोलेंगे? अरे आप आपकी बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये आपकी तो गलत सरकार बात है। आए हुए कितने दिन हो गए? क्या काबू जो भी किया? हो गए, हमने जो किया है क्या काबू किया आपने? 10 साल में आपने क्या कर दिया? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की हमारी सरकार नहीं है, आप हिमायत कांग्रेस की हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपने क्या करिश्मा दिखाया? तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। अरहर मोदी से अरहर मोदी हो गए, अरहर की दाल कहाँ पहुंच गई? मोदी जी ने जो किया है पिछले 7 साल में, एक भी सरकार, एक भी प्राइम मिनिस्टर ने किया। मिथिलेश जी, इस पर कुछ 40 कहना चाह रहे राष्ट्रों को अभी यूनाइट करके आए हाँ जी, मैं आ रही हूँ, दुनिया भर सुन रहे हैं, आनंद यूएनओ में आवाज उठाने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। आनंद जी, और इससे पहले बात कीजिए, आतंकवादी का ही मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अपनी सरकार बदला क्या है हमें ये बता दीजिए। आतंकवाद का क्या बदला परिभाषा है? नहीं बना पाए। जी, जी। 10 साल यूपीए सरकार रही, हमारी सरकार नहीं है, चलिए, सरकारों सरकार नहीं है सरकारों वो। पर मत उलझिए। मनमोहन आनंद जी, चलाते थे, इरफान जी, सरकार मुझे देश लगता है की कि है। ये हमारी सरकार नहीं है वो। आप वादा कहाँ गए? आपके इरादे कहाँ गए? बिल्कुल मसला नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं आज किया। मोदी जी ने किया है जो जी, जी। यूएनओ में जाके उन्होंने कहा कि आतंकवादी का परिभाषा ही नहीं है आपके पास। टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म? यू डोंट हैव द प्रिंसिपल, डेफिनेशन। जी। इतने साल लगे आपको परिभाषा करने में। वो बात मान ली, वो वो बात लीजिए। मान ली। लाहौर में क्या कहा ये बताइए? लाहौर में भी क्या यही कहा कहा बताइए? कि मरियम शरीफ और नवाज शरीफ के घर पे क्या कहा वो सुन बताइए। लीजिए, उनके यूएनओ घर ने में क्या जब कहा वो जांच बताइए। है तो उनके घर में आतंकवादियों को आनंद घुस साहू के जी, मार भी सकते आनंद हैं। साहू जी, समय आनंद आने साहू जी, पर। आनंद साहू जी, ये मुझे भी हम लगता है बता रहे इरफान हैं। रसूल साहब, आप ये तो समय मानेंगे ना आने कि दीजिए। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने कार्रवाई हाँ। की है। अगर उसने अजहर को गिरफ्तार किया तो एक बड़ी कार्रवाई की, और ये भारत सरकार के दबाव के कारण, जैसा आप नहीं, कह रहे हैं। इसको कार्रवाई नहीं मानते हैं। लखनऊ को भी कार्रवाई नहीं मानते हैं। मसूद दाऊद इसको को भी कार्रवाई वापस नहीं ले मानते हैं। लीजिए। आपके चैनल में रिकॉर्ड कर लीजिए। इस वक्त लखनऊ को भी लाएंगे, मसूद अजहर को भी लाएंगे, और चलिए, ये आप जो कह रहे हैं दाऊद है नजरबंद उसको रखा भी जा रहा है, लाएंगे। इन्हें कोई ऐसी दाऊद कार्रवाई जो नहीं है हो रही है, वो वो भी आगे आएगा। पता चल जाएगा। वंदना में एक बात कोई कहना चाहता हूँ। आतंकवादी इस बचेगा। वक्त आनंद जो साहब जी, भारत सरकार है, सुन लीजिए। इस वक्त जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान पर इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हो रही कहाँ है? soft ये भी शक corner के है? दायरे में है। कोई अचानक soft मोदी corner साहब नहीं। पहुंच जाते हैं अरे इस्लामाबाद, आप जाते हैं, इसका अचानक मतलब पहुंच जाते soft हो गए हैं। क्या? भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत वो के एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री वो गए हिंदुस्तान और बता के दिए वज़ीर-ए-आज़म हैं। तुम अचानक ISI साइन कर जाते हैं। तुम आपकी क्या ISI डील हुई है? और ये बात आतंकवादी आपको जी, बतानी जी, होगी। जी, तुम्हारे इरफान
घर में जाके बात आनंद करेंगे। आनंद साहू जी सुन लेते हैं, बारी साहब को भी सुन लेते हैं। जी आनंद साहब चूंकि सरकार के आदमी हैं जी। और इनकी पार्टी सरकार में है, हम जानना चाहते हैं अमेरिका और भारत के रिश्ते और खासतौर से पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर के जो बहस चल रही है, हम उनसे ये जानना चाहेंगे, अमेरिका के पास डेविड कोलमैन हेडली जो कि मुंबई बम धमाकों का एक मुजरिम है, हम उसे मुजरिम मानते हैं, अमेरिका की अदालत ने भी उसे मुजरिम माना है। क्या भारत सरकार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस बात का स्टेप उठाएंगे, इस तरह का कदम लेंगे? उठा दिया, क्या 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 स्टेप उठाया? अरे उसको आप उसे भारत में ला सकते, आप उसका प्रत्यार्पण नहीं करा सकते। जवाब सुन लेते हैं आनंद जी से जवाब सुन लेते हैं। हमारी सरकार ने ऑलरेडी अमेरिका को कहा है, लिख के दिया भी है कि भाई ये जब कोर्ट ने माना है और साक्ष्य आ रहे हैं तो इसको सौंपिए। साहब अमेरिका ने यह भी कहा है कि डेविड कोलमैन हेडली अमेरिकन नागरिक है और उसका पूरा केस हमारी अदालत में चलेगा, ये भी कहा चलेगा। हम किसी को नहीं सौंपेंगे, ये भी कहा उसको कह दिया हम किसी को नहीं ये सौंपेंगे, आतंकवादी है, तो हमारे को जरूरत पड़ेगा तो उसको प्रत्यार्पण को लेकर संधि का मसला जरूर लाना पड़ेगा। देखिए इसका कारण है, अमेरिका अगर नहीं लाने देगा तो ये हो जाएगा, दुनिया में हम भी उजागर कर सकते हैं अमेरिका को कि भाई आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, डबल, जब वही पाकिस्तान का हो तो ठीक है, यही भारत के आपके यहाँ प्रधानमंत्री, का सुन हो लीजिए तो सुन ठीक लीजिए नहीं है। बन्ना जी, प्रधानमंत्री जी ने उसी यूएनओ से कहा जी। कि गुड आतंकवादी और बैड आतंकवादी हो नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं अमेरिका का आतंकवादी अच्छा आतंकवादी, पाकिस्तान का बुरा आतंकवादी, ये नहीं चलेगा। जो भी आतंकवादी है इसे बैड आतंकवादी। जब नवाज शरीफ, जब ये बात आनंद साहू जी दबाने की कोशिश मत कीजिए, दबाने की कोशिश मत कीजिए। वंदना एक मिनट, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आनंद साहू जी जब पाकिस्तान को आतंकवादियों के आनंद ऊपर साहू जी, ठीक है, जब प्रधानमंत्री, जब आपने भारत का प्रधानमंत्री चाय पी रहा था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो उसने क्या टेरर की बात की? क्या जो वांटेड, अरे आनंद साहू जी, जो वांटेड की लिस्ट है, क्या उस पर चर्चा हुई? क्या उस पर बात हुई? क्यों नहीं हुई? मैंने तो मंजर आम पे लाया जाए, उसको बताया जाए, क्या बताया गया उसको? पाकिस्तान चले जाते हैं, अचानक लैंड कर जाते हैं। मैंने कहा कि जो दाऊद है, चाहे लखवी है, चाहे मसूर है, आप किसी को नहीं मांग रहे हैं, आप सिर्फ बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो नहीं देगा दाऊद को, अभी देगा। आप मांगना नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहे हैं। भारत के यही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अभी चाहे प्रधानमंत्री तो यहाँ दाऊद आ सकता है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं, मांगना नहीं चाह रहे हैं। कैसे लिस्ट आप देते हैं कि वो नहीं देते हैं आपको? हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन मिथिलेश जी इस बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। जी आप कहें। चर्चा जो है जी, खास करके आतंक की जो एक माहौल जो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जी जी, इसमें कोई एक देश या किसी एक पर केवल टीका टिप्पणी करना ज्यादा अच्छा नहीं है जी। ये माहौल जो है, तमाम लोगों की कमियां जो हुई है उससे ही एक पैदा हुआ है ये माहौल जी। आज जो है पूरे विश्व में आतंक सा जो माहौल, वातावरण जो बन रही है जी, वो हर देश की कुछ न कुछ ऐसी कमियां थी जिसके चलते जो है वो लोग यूनाइट हुए हैं और एक माहौल सा तैयार हुआ है। कोई धर्म या कोई संप्रदाय की, धर्म पर इसे हम कोई चर्चा नहीं, इस पर अगर नहीं देखें, हो रहा है, लेकिन कोशिश लेकिन पूरी दुनिया बताने की कोशिश कर रही है। आज अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड आप देखिए, बड़े गौर करने की बात है जी। फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, रोजाना आम नागरिक मारे जाते हैं, बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। किस तरीके से इजराइल वहां पर आया, किस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक देश है, वजूद में आया है, उसे मानना चाहिए। लेकिन बारी साहब, मुझे आपसे ये कहना है, या आप जिस तरीके से बातचीत करें, मुझे कहना है, ये देखिए ना, हम बाकी के घर के बारे में भी सोचेंगे, पहले अपना घर तो बचा ले। बारी साहब, आप एक मिनट, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो लेने दें। जब जो है इजराइल के खिलाफ कोई भी ऐसी जो है करारदाद लाई जाती थी, उसे जो है वीटो कर देता था ये अमेरिका, और फौरन पुष्टपनाही के लिए खड़ा हो जाता था। तो अमेरिका का आतंकवाद तो ये है। अमेरिका किस तरीके से डबल पॉलिसी अपनाता है, आप ये देखिए। वो हमारे बारे में कैसे भला सोच सकता है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, ये जरूरी है। बगैर आतंकवाद पर काबू पाए हुए कभी भी आप याद रखिए, लेकिन अमेरिका तय नहीं करेगा कि
नहीं हो आतंकवाद सकता। क्या है, और जब जरूरी है कि इस्लामोफोबिया की अमन के कोशिश लिए की जा तमाम रही है, लोगों को आगे और बढ़ना ये होगा। बताया जा रहा है, वंदना मैं बता दूं आपको कि इस्लाम में किसी इनोसेंट का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इस्लाम में एक बेकसूर को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना हम तो है। कह ही रहे ना इरफान रसूल जी, हम कह ही रहे जब कि ये ISIS दरसे ने कुरान, मुसलमानों को जब ये नहीं कत्ल दरसे किया, नहीं तो क्या जैश ए मोहम्मद के हमलों में इस्लामोफोबिया, मुसलमान नहीं मरे? इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया में, ये बात नहीं, मानना वो पड़ेगा। लेकिन एक अलग पहले मसला है, ये फिलहाल- पहले ये तय हो कि ISIS वाले क्या मुसलमान हैं। नहीं, इस सवाल पर भी- ये है इस वो पर भी- अमेरिका, रसूल साहब, इस पर भी चर्चा होगी। इरफान शेख इस उसको पर कुछ कहना अमेरिका चाह रहे हैं, की उन्हें भी सुन पुष्पनाही लेते हैं। हासिल है, जी, अमेरिका की जी, पैदावार है वो। जी जी, इरफान शेख इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहली बात है कि अगर पूरे कंट्री को एक बॉडी के रूप में देखें, एक जिस्म के रूप में देखें, जी। तो इम्यूनिटी नहीं है। अगर हमारा कंट्री है हिंदुस्तान, तो हेल्दी कितना है? जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो आ कैसे रहे हैं? जी। हमारे जो फोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं? हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे जी। हैं? उससे कंसर्न जो मिनिस्टर्स है उसको आप सैक क्यों नहीं करते हैं? जी। उनको आप कटघरे में क्यों नहीं खड़े करते हैं? अब क्योंकि वी आर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हम तो उन लोगों से लड़ रहे हैं। अरे अपना प्रॉब्लम देखो ना, आपका घर इतना वीक है कि 4-5 टेररिस्ट आते हैं और सब फोड़ फाड़ के चले जाते हैं, तो मतलब आपके एयरबेस में वो कर लेते हैं। तो उन लोगों को पकड़े जो जो उस इंटेलिजेंस को छुपाया या नहीं दिया, वो कौन लोग हैं, उसको उनको आइडेंटिफाई कीजिए। उसको पकड़ लिया। जब ऐसे जब सुनिए इरफान साहब, एक मिनट, आनंद जी, एक मिनट, जब हम 5 आतंकवादियों को नहीं पकड़ सकते, नहीं रोक सकते, नहीं पाबंदी लगा सकते, कल खुदा न खास्ता चाइना आ गया, पड़ोसी कोई और मुल्क आ गया, फौज आ गई, जब हम समंदर में साजिश को नहीं रोक पाते तो हम उस मुल्क के हमले को क्या रोकेंगे? शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए। हमें सोचना होगा बैठ के, हमें चैलेंज कबूल करना होगा, हमें मुल्क की सरहदों को बचाना होगा। हम सरकारों के वजीफे पर जिंदा नहीं है, ये बात मानना पड़ेगा। वंदना, ये कम्युनल मसला नहीं है, न इस्लामोफोबिया है, न आतंकवाद है। हमें अपने देश को दहशतगर्दी से और इंटरनल दहशतगर्दी से भी बचाना होगा, अंदरूनी टेररिज्म जो है उससे भी बचाना होगा। हमें सब कुछ तय करना होगा, क्योंकि मुल्क के तहफ्फुज का, मुल्क की हिफाजत का सवाल है। ये आजाद हिंदुस्तान इसी तरह महफूज रह सकता है। पॉलिटिकल टेररिस्ट से बचाना है। देखिए, जब तक हमारे जनता जो है, जो सिटीजन है, 125 करोड़ जब हम कहते हैं, तो उन सभी में एक भारतीयता का जब आभास रहेगी, जी। तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई देश नहीं है रहेगी, जो हमारे है, तरफ रहेगी, नहीं है। नहीं, वो वही बात है। ईमान, वही वतन बात से है। मोहब्बत सुन लीजिए, हमारा सुन लीजिए। ईमान है। कितनी इरफान बार रसूल सुन्नत जी, मांगेंगे आप? इरफान रसूल जी, सुन लीजिए, सुन अरे लीजिए। सच बता रहा हूँ आपको। नहीं, नहीं, आप सुन लीजिए। वंदना, मैं क्लियर कर दूं, जी। आनंद साहू जी ने कहा अगर मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत है तो क्यों वतन साथ से, देते हैं आतंकवादी वतन का? से मोहब्बत हमारा ईमान है। सुन क्यों लीजिए, आतंकवादी को हम बना दे वतन रहे हैं परस्त लोग? है, कौन हम दे रहा? सच्चे वतन जो पकड़े परस्त। गए, जो लोग पकड़े जाते हैं रोज यहाँ, कौन एक साथ से एक देता है? आतंकवादियों को कौन छुपा साथ के देता बना है? रहे हैं। कौन छोड़ता है? वो अदालत छोड़ती है। नहीं, आनंद साहब, अदालत आनंद साहब, छोड़ती है। मैं- आप जिस कोई तरह आदमी इशारा को कर रहे देते हैं, जी, आप- फिर आप हुआ आप इशारा। गलत अरे इशारा अभी जो कर रहे हैं। पकड़े गए आपने वहाँ कहा भी अगर एक SP मोहब्बत जो है है, वहाँ, उसको मुल्क जो हमारा है है। पकड़ा गया है। जी, जी, कोई आप भी समझिए। अरे आप जी। समझ- कंधार में आप किसने तो छोड़ा? हल्ला करते कंधार हैं में। ना, बेतुल का एकदम हल्ला करके आप डिरेल कर देते कोई नहीं, डिबेट यहाँ को। यहाँ जी, चीज जी, कोई- ड्रेन- अच्छा, एक सेकंड, डिबेट वंदना, नहीं, अहम डिबेट मसला आनंद जी, नहीं, आनंद जी, नहीं, आनंद नहीं, जी, एक नहीं, सवाल है, नहीं, वंदना, नहीं, एक सवाल, एक सवाल, जी, जी, जी। एक सवाल, आनंद जी, एक सवाल कर सकता हूँ क्या? अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने कहा जो आतंकवादी पकड़े गए, जो पकड़े गए वो आतंकवादी कैसे हो गए? ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो आतंकवादी है कि नहीं, या जो पकड़े गए मीडिया ट्रायल तय कर देगा, या पुलिस तय कर देगी। आपने कहा आतंकवादी पकड़ाने इरफान रसूल साहब, इस हिसाब से तो आप कसाब को भी तब तक आतंकवादी नहीं मानेंगे जब तक वो पकड़ा ना जाए। हिंदुस्तान में, नहीं, ऐसे कैसे होगा? मुल्क में, आपकी बात जाए। हमारे मुल्क का कसाब नहीं, हमारे मुल्क का मुझे माना आपने पकड़ा, वो मुल्जिम है, उन पर इल्जाम है, लेकिन जब इल्जाम साबित होगा तब वो दहशतगर्द होंगे, तब वो आतंकवादी उन पर होंगे। ये एलिगेशन रहता है, वो प्रूफ होने के बाद ही तय होगा यस, कि वो आतंकवादी मीडिया है। नहीं तय करेगा, हमारी पुलिस तय सरकार, करेगी। हमारे देश की अदालत ने अजमल आमिर कसब को फेयर ट्रायल दिया है जी। और वो मुजरिम साबित हुआ, उसके बाद हमने हैंग किया है जी। हमने उसके ऊपर जुल्म नहीं किया है। एक मिनट बताइए, एक मिनट, वो हैंग किया आपने, जी। ठीक है, साबित नहीं, हो- ये हमारे सुन मुल्क- लीजिए ना। जी, जी। आप सुनते नहीं, आप जवाब दे नहीं अरे रहे। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं, कसाब बताइए। आतंकवादी था, प्रूफ हुआ, हैंग हुआ, तो अब ये आतंकवादी कहां से आया? पाकिस्तान से आया, सब प्रूफ हो गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई?
साहब यही तो सवाल है, सवाल यही है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। हमें तय करना होगा। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। बॉर्डर्स मजबूत करें, सरहदों को मजबूत आपको करें। नहीं लगता कि इस बार भारत सरकार ने इस मर्तबा कोई काम किया है? आपको नहीं लगता कि आप इससे पहले की सरकारों में मुनासिब ही नहीं थी ये चीजें? कम से कम इस बार इतना तो किया कि पाकिस्तान ने चाहे खाना पूर्ति के लिए किया हो, JIT गठित की, बहावलपुर में वहां पे उसने तुरंत दबिश दी, कुछ लोगों को नजरबंद किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार इरफान रसूल साहब, फिर दूसरा तरीका आप बताएं, फिर दूसरा तरीका आप बताएं जो सरकार को अख्तियार करना चाहिए। हमारा होम मिनिस्टर कह रहा है पाकिस्तान का इंतजार करना चाहिए। आप विकल्प बताएं, आप सर काट के ला रहे हैं, आप सर काट के ला रहे हैं। इरफान रसूल साहब, फिर आपकी सरकार से उम्मीद क्या है? नहीं आनंद जी, सुझाव दीजिए, क्या करना है? बिल्कुल करना चाहिए क्या पाकिस्तान पे? क्या करना है? कर दो, हम फैसला नहीं करेंगे, हम फैसला नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता आनंद साहू जी, लेकिन आपको कदम उठाना होगा। बारी जी आपसे भी और रसूल साहब से भी मेरा ये सवाल है। आनंद जी मेरा आपसे ये सवाल है, बारी जी से भी और रसूल साहब से भी, और बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार का जो वर्तमान रवैया है उससे आप नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं? आपको लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है, या ये सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का? अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर है तो आपके हिसाब से क्या करना सरकार के लिए, क्या विकल्प है सरकार के पास? एज ए सिटीजन विकल्प देने का हक मुझे, आपको, हम सबको है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? रसूल साहब पहले आप कहें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जब हमारा प्रधानमंत्री गया था तो दो टूक बात होनी चाहिए थी वहां टेरर पे भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कौन सी बात हुई? हमें नहीं लगता कि वहां इस पर कोई बातचीत हुई कि हमने जो आपको वांटेड की लिस्ट सौंपी है उन लोगों को हमें तुम कब सौंपोगे? नवाज शरीफ की आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए थी, तब भारत को लगता कि हमारा प्रधानमंत्री उनकी धरती पर यह कह के आया है। आपको लगता है इरफान साहब ये सब नहीं हुआ होगा? मुझे लगता है नहीं हुआ। इतनी कार्रवाई कर दी। वंदना, एक चीज मैं जोड़ता चलूं, एक चीज मैं जोड़ रहा हूं, चूंकि वो जो है चीज छोड़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पठानकोट जैसे हमले आगे भी होते रहेंगे। ये क्यों? आखिर इस तरह का हौसला कैसे मिल रहा है? नहीं बारी जी, मेरा आपसे सवाल ये, तो फिर आप बताएं कि फिर भारत सरकार को क्या करना चाहिए? हम कब तक इस तरह के हमलों को बर्दाश्त करते क्या करना है वो बताइए ना। क्या भारत सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अपने राजनीतिक संबंधों अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ करके कुछ समय के लिए हम प्रेशर नहीं डाल सकते? क्या कर आप अपने रिश्तों को खत्म कीजिए, आप सीधे सीधे पाकिस्तान को संदेश दीजिए कि आतंकवाद और बातचीत, उनको अल्टीमेटम दीजिए, 24 घंटे का टाइम दीजिए, दोनों में से किसी एक पर आपको फैसला करना 24 घंटे का टाइम दीजिए उनको। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आनंद साहू जी, आप दोनों ने अपने पक्ष रखे, आप इस पर अपनी आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, 30 सेकंड आपके पास। जी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया है जी, और आप देख लीजिए डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है, जिन लोगों ने हमें दर्द दिया, दुख दिया है, उसको उसी की भाषा में उसको दर्द और दुख देंगे, इसको हम बख्शेंगे नहीं। साहब ये सुन रहे हैं, अरे आप बयानबाजी हो रही है, सामने आपने क्या किया बताओ? बयानबाजी बीजेपी को लगता है कि उन्होंने जो किया वो काफी अच्छी और बेहतर कार्रवाई है, लेकिन बाकी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से हमारे पैनल में चर्चा हो रही है, हमारे पैनल में जो चर्चा हो रही है, उससे लगता है कि सरकार के रवैये से अभी भी एक ऐसा तबका के या कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ये चीजें असंतुष्ट है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार एक बड़ी कार्रवाई करे। उम्मीद यही की जाती है कि सभी जो के पक्ष जो के उनको सुना जाएगा और सरकार कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और बहुत मजबूती के साथ इस मसले पर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।